देश विदेश की रोचक व मनोरंजक लोक कथा। आज जिस देश का कथा हम पढ़ने व सुनने वाले हैं, वो देश है ब्रैबो और एक विशालकाय आदमी। यह बहुत पुरानी बात है, जब विशालकाय आदमी धरती पर बहुत हुआ करते थे। उसी समय की बात है कि वहाँ एक एंटिगोनस नाम का एक विशालकाय आदमी रहता था। उसकी माँ तो उसको इस नाम से नहीं पुकारती थी, पर किसी ने उसको यह बता दिया था कि यह नाम यूनान के एक बहुत बड़े जनरल का नाम था, सो उसने अपना वही नाम रख लिया था। वह बहुत ही बदतमीज और बेरहम किस्म का आदमी था। उसका किला शैल्ट नदी के किनारे पर था, जहाँ आजकल एंटवर्प शहर बसा हुआ है। फ्रांस और हॉलैंड से बहुत सारे जहाज इस शैल्ट नदी के नीचे की तरफ जाया करते थे। उनमें लकड़ी, ऊन, लोहा, चीज, मछली, रोटी, कपड़े, जो भी उस देश में बनता था लदा होता था। बहुत सारे व्यापारी तो वहां केवल इसी व्यापार से अमीर हो गए थे। इसलिए उनके बच्चों के पास खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने थे। यह नदी बहुत ही शानदार, गहरी और चौड़ी थी। जहाज के कप्तानों को इस नदी में जहाज चलाने में बहुत मजा आता था, क्योंकि इस नदी में चट्टानों का कोई डर नहीं था और जिन जिन देशों से होकर यह बहती थी वे सब देश बहुत सुंदर थे। इसलिए रोज ही इस नदी में सैकड़ों की तादाद में सफेद मस्तूल वाले जहाज समुद्र की तरफ जाते हुए या फिर समुद्र की तरफ से आते हुए देखने को मिल जाते। बहुत सारे लड़के लड़कियां अपने लकड़ी के जूते पहने अक्सर ही इन जहाज़ों को आते जाते देखने के लिए नदी के किनारे पर आकर खड़े हो जाते। जो जहाज समुद्र की तरफ से अंदर की तरफ आ रहे होते थे वे चीनी, शराब, संतरे, नींबू, ऑलिव और खाने की और दूसरी बहुत सारी अच्छी चीजें और गर्म कपड़े बनाने के लिए ऊन लेकर आते थे। बहुत सारे हाथ का सामान बनाने वाले अपना बनाया सामान भी लेकर आते थे और वहाँ सुंदर और बढ़िया घर, शानदार चर्च और बहुत सारी बिल्डिंग बनाने में सहायता करते थे। इससे बेल्जियन लोग बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक दिन यह नीच विशालकाय आदमी इस देश में जहाज़ों को रोकने के लिए और उनसे पैसे मांगने के लिए आ गया। तब से वहाँ के लोग दुखी हो गए। वहां नदी के किनारे उसने एक बहुत बड़ा और मजबूत किला बना लिया, जिसके चारों तरफ उसने 4 ऊंची ऊंची दीवारें बनवा ली और जमीन के नीचे अंधेरे तहखाने बनवा लिए। उनमें लोगों को मोमबत्ती जलाकर रास्ता ढूंढना पड़ता था। लोगों को यही आश्चर्य था कि वह सब किस लिए था, पर जल्दी ही उन्होंने इस बात का भी पता चला लिया। इस विशालकाय आदमी के पास एक गांठों वाला डंडा था, जो ओक पेड़ की लकड़ी का बना हुआ था। एक दिन इस डंडे को लेकर वह शहर भर में इधर उधर घूमा और शोर मचा मचा कर सबको बड़े वाले चौराहे पर आने के लिए कहा। जब सब लोग वहां इकट्ठा हो गए तो उसने उनसे कहा, आज से मेरी आज्ञा के बिना न कोई जहाज यहाँ से जाएगा और न कोई जहाज यहाँ आएगा। हर जहाज के कप्तान को मुझे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वह नकद दे या सामान के रूप में दे, और जो भी आदमी टैक्स देने से मना करेगा उसके हाथ कटवा कर उसको नदी में फिंकवा दिया जाएगा। तुम सब सुनो और मेरी आज्ञा का पालन करो। और जो कोई ऐसे किसी जहाज की सहायता करेगा जो बिना टैक्स के जाना चाहेगा, चाहे वह दिन में हो रात में, उसके दोनों हाथों के अंगूठे काट दिए जाएंगे और उसको अंधेरे तहखाने में 1 महीने के लिए डाल दिया जाएगा। इसलिए सब मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी आज्ञा का पालन करो। ऐसा कहकर उस विशालकाय आदमी ने अपना डंडा ऊपर उठाकर हवा में घुमाया और एक गरीब देहाती आदमी की गाड़ी पर मारा, जिससे उसकी गाड़ी टूट फूट गई। यह उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए किया था। सो उस दिन के बाद से हर जहाज आते जाते समय बड़े साइज के आदमी के किले से होकर जाता और भारी टैक्स देता। चाहे कोई अमीर होता या गरीब, हर एक को टैक्स देना पड़ता। अगर कोई कप्तान टैक्स देने से मना करता तो उसको एक पत्थर पर अपने दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखने को कहा जाता।
फिर वह विशालकाय आदमी अपनी कुल्हाड़ी उठाता और उससे उसके दोनों हाथ काट देता। उसके बाद उसको नदी में फेंक दिया जाता। अगर किसी जहाज का कप्तान टैक्स देखने से हिचकिचाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे तो उसको तहखाने में डाल दिया जाता। वह वहां तब तक रहता जब तक उसका कोई आदमी उसका टैक्स देकर उसको छुड़ा नहीं लेता। इस सबसे वह शहर बहुत जल्दी ही बदनाम हो गया। अब फ्रांस के जहाज बाहर नहीं जाते थे और स्पेन के जहाज अंदर नहीं आते थे। व्यापारियों का व्यापार डावाडोल होने लगा और वे रोज गरीब से और गरीब होने लगे। यह देखकर कुछ लोगों ने तो शहर ही छोड़ दिया और कुछ लोग रात में जहाज ले जाने लगे। कुछ लोग चुपचाप से विशालकाय आदमी के किले से गुजरने लगे। पर विशालकाय आदमी के चौकीदार भी जो किले की मीनारों पर खड़े रहते थे बहुत चौकन्ने थे। वे उल्लुओं जहाज अंदर नहीं आते थे। व्यापारियों का व्यापार डावाडोल होने लगा और वे रोज गरीब से और गरीब होने लगे। यह देखकर कुछ लोगों ने तो शहर ही छोड़ दिया और कुछ लोग रात में जहाज ले जाने लगे। कुछ लोग चुपचाप से विशालकाय आदमी के किले से गुजरने लगे। पर विशालकाय आदमी के चौकीदार भी जो किले की मीनारों पर खड़े रहते थे बहुत चौकन्ने थे। वे उल्लुओं क्योंकि विदेशी व्यापारी इस विशालकाय आदमी के देश में अपने जहाज भेजने से डरते थे। शहर की साख भी खत्म होती जा रही थी। जर्मन लोग इस शहर को हाथ काटने वाला या हाथ फेंकने वाला और डच लोग इसको एंटवर्प कहने लगे थे। एंटवर्प का मतलब भी वही होता था। एक बार ब्राबैंट का ड्यूक इस बड़े साइज वाले आदमी से मिलने आया और उससे उसने कहा कि वह यह सब बंद कर दे, यहाँ तक कि उसने उस विशालकाय आदमी की नाक के नीचे अपना घूंसा भी हिलाया, उसके किले पर हमला करने की और उसको जलाने की धमकी भी दी। पर एंटीगोनस ने उसकी तरफ देखकर केवल अपनी उंगलियां चटका दी और हंस दिया। उसके बाद उसने अपने किले को और ज्यादा मजबूत करवा लिया और कप्तानों को टैक्स न देने पर हाथ कटवा कर नदी में फेंकने का और या फिर दोनों हाथों के अंगूठे काटकर अपने तहखाने में डालने का काम जारी रखा। नदी की मछलियां ऐसे कप्तानों को खा खा कर खूब मोटी होती जा रही थी। शहर में एक बहुत ही बहादुर और ताकतवर नौजवान रहता था जिसका नाम था ब्रैबो। वह ब्राबैंट में ही रहता था। उसको अपने देश और उसके लाल काले और पीले झंडे पर बड़ा गर्व था। वह अपने लॉर्ड का भी बड़ा वफादार था। उसने अपने लॉर्ड की सहायता करने का निश्चय किया। उसने किले के नक्शे की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की और उसने उसमें एक खिड़की ढूंढ ली जिसमें से वह एंटीगोनस के कमरे में जा सकता था। फिर वह ड्यूक के पास गया और उससे वायदा करवाया कि उसके सिपाही विशालकाय आदमी के किले के दरवाजे से अंधाधुंध उसके किले में घुस जाएंगे जबकि वह खुद उस बदतमीज से लड़ेगा। जब वे उसके किले का दरवाजा तोड़ रहे होंगे तो वह दीवार के सहारे किले में ऊपर चढ़ जाएगा। उसने ड्यूक से कहा कि एंटीगोनस कुछ भी नहीं है, बस केवल अपनी शान बघारने वाला है और हमको उसे एंटीगोनस की बजाय उसको शान बघारने वाले के नाम से ही पुकारना चाहिए। ड्यूक इस हमले के लिए तैयार हो गया। सो एक अंधेरी रात को ड्यूक के 1000 सबसे अच्छे सिपाही अपने सबसे अच्छे हथियार और झंडे लेकर विशालकाय आदमी के किले की तरफ चल दिए। पर उन्होंने अपने साथ कोई ढोल या भोंपू आदि कुछ नहीं लिया जो शोर मचाता, क्योंकि शोर मचाने से वह विशालकाय आदमी और उसके पहरेदार सब चौकन्ने हो जाते और यही वे चाहते नहीं थे। जब वे किले के पास वाले एक बड़े से जंगल में पहुंचे तो वहां उन्होंने आधी रात होने का इंतजार किया। शहर और देश के सारे कुत्ते जो 5 मील के घेरे में थे उनका सबको पकड़कर बंद कर दिया गया था ताकि वे भौंककर बड़े साइज वाले आदमी को न जगा दें। इसके अलावा उनको बहुत सारा खाना दे दिया गया था ताकि वे खाना खाकर फिर सो जाएं।
जैसे ही उन सिपाहियों को इशारा मिला वे सब जहाज के मस्तूल और पेड़ों के तने लेकर उसके किले के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए। मुख्य पहरेदार को काबू करके उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और तहखाने का ताला खोलकर उसमें से आधे भूखे लोगों को बाहर निकाला। उनमें से कुछ तो बिल्कुल ही पीले पड़े हुए थे और बहुत सारे लोग डंडों की तरह से पतले दुबले हो रहे थे। वे तो खड़े भी मुश्किल से हो पा रहे थे। उसी समय वह जगह जहां कुत्तों को बंद करके रखा गया था उसे खोल दिया गया। वहां से सब कुत्ते, बच्चों से लेकर शिकारी कुत्तों तक चिल्लाते भौंकते निकल पड़े हो, जैसे वे सभी जानते हों कि वहां क्या हो रहा था और वे भी उसका आनंद लेना चाह रहे हों। पर वह विशालकाय आदमी कहाँ था? कोई भी कप्तान उसको नहीं ढूंढ पाया। न तो कोई कैदी और न ही कोई मुख्य पहरेदार ही यह बता पाया कि वह कहाँ छिपा हुआ है। पर ब्रैबो उस बड़े आदमी को जानता था कि वह बिल्कुल भी बहादुर नहीं है बल्कि एक शान बघारने वाला कायर है। इसलिए वह लड़का उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। उसके कुछ साथियों ने दीवार के सहारे एक लंबी सी सीढ़ी रखने में उसकी सहायता की। उसके बहुत सारे साथी बाहर के दरवाजे की रक्षा के लिए चले गए और वह खुद उस सीढ़ी पर चढ़ गया। वहां से वह एक जगह टूटी हुई दीवार में घुस कर किले में दाखिल हो गया। यह जगह भी खिड़की की तरह कटी हुई थी, जो उन लोगों के लिए काटी गई थी जो तीर कमान चलाकर पहरेदारी करते हों। हाथ में तलवार लिए ब्रैबो बड़े साइज वाले आदमी के कमरे की तरफ बढ़ा। उस नौजवान को अपने कमरे में देखकर बड़े साइज का आदमी अपना डंडा पकड़कर उसको मारने के लिए बढ़ा और उस डंडे से ब्रैबो को इतनी जोर से मारा कि वह डंडा ही फर्श में अंदर तक घुस गया। उधर ब्रैबो उसका यह वार बचा गया और पल भर में ही उसने अपनी तलवार घुमाकर विशालकाय आदमी का सिर काटकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। जैसे ही वह सिर नीचे गिरा वहां बहुत सारे कुत्ते आ गए। उनमें से सबसे बड़े कुत्तों में से एक ने वह ट्रॉफी उठाई और उसको लेकर भाग गया। पर विशालकाय आदमी के हाथों का क्या हुआ? वे ब्रैबो ने खुद काटे जो उस किले की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा था। यह देखकर नीचे खड़े लोगों ने खूब खुशियां मनाई और खूब तालियां बजाईं। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि सब लोगों को पता था कि क्या हो रहा है और वे सब ब्रैबो की बहुत तारीफ कर रहे थे। अगले ही पल एंटवर्प के सारे घरों में मोमबत्तियां जल उठीं और सारा शहर जगमगाने लगा। किले के दरवाजे से कुछ लड़कियां आई जो सफेद कपड़े पहने हुई थी, पर उनकी लीडर पीले, लाल और काले रंग के कपड़े पहने थी जो ब्रैबेंट के झंडे के रंग थे। वे सब ब्रैबो की बहादुरी के गीत गा रही थी। एंटवर्प के एक बड़े आदमी ने कहा, अब हमको शहर के बदनामी वाले नाम छोड़ देने चाहिए और उसको एक नया नाम देना चाहिए। वहां के राजा ने कहा, नहीं नहीं, हमको इसका वही नाम रखना चाहिए और सब शांति चाहने वाले जहाज़ों को फिर से बुलाना चाहिए। एंटवर्प की बाहें किले के ऊपर दो लाल हाथ के रूप में रहनी चाहिए। सारे नागरिक चिल्लाएं, ऐसा ही हो। ब्रैबेंट का ड्यूक भी राजी हो गया और उसने ब्रैबो की बहादुरी के लिए शहर को और भी कई फायदे दे दिए। इसके बाद तो फिर बहुत सारे देशों के हजारों जहाज वहां से अपना सामान उतारते चढ़ाते गुजरने लगे और एंटवर्प का बंदरगाह और सब बंदरगाहों से आगे निकल गया और फिर से बहुत अमीर हो गया। आज भी वहां के चौराहे पर ब्रैबो की कांसे की मूर्ति लगी हुई है। बिना सिर का और बिना हाथ का एंटिगोनस भी वहीं पर पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर एंटवर्प का किला खड़ा हुआ है और इस सबके ऊपर बहादुर ब्रैबो खड़ा हुआ है। ब्रैबो के हाथ में एंटागोनस की एक बाह है जिसको वह शेल्ट नदी में फेंकने वाला है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई।